जय शिवाजी, जय भवानी। आज का हमारा जो टॉपिक है मराठा साम्राज्य को पढ़ना है। और यह मराठा साम्राज्य यूपी ट्रिपल एससी पेट का एक महत्वपूर्ण भाग है। और यह मराठा साम्राज्य न सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए जरूरी है, बल्कि आने वाली एग्जाम जैसे कि लेखपाल, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, इन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से आप नोट्स बनाएं। तो देखेंगे हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के इतिहास के सीरीज में हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक मराठा साम्राज्य। अब अगर हम मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले मराठा साम्राज्य की जो नींव रखने वाले व्यक्ति हैं छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखेंगे यह है छत्रपति शिवाजी। छत्रपति जी शिवाजी का नाम रियल में होता है, वास्तविक नाम क्या है? शिवाजी शाहजी भोसले। इनका क्या नाम है? शिवाजी शाहजी भोसले। अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि शिवाजी का पूरा नाम क्या है। इनका जन्म होता है 19 फरवरी 1630 में। और कहाँ पे होता है? शिवनेरी दुर्ग में होता है। अब इनका लक्ष्य क्या होता है? इनका लक्ष्य होता है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज का मतलब क्या है कि पूरे अखंड भारत में सिर्फ मराठों का जो है भगवा का वो पूरा क्षेत्र पूरा हो जाए, यही इनका हिंद स्वराज का एक नारा होता है, उनका लक्ष्य होता है। अब अगर हम बात करेंगे कि इनके वंशावली के बारे में, तो शिवाजी के जो पिताजी होते हैं वो होते हैं शाहजी भोसले। क्या होता है? शाहजी भोसले। और इनकी माता जो होती है वो होती है जीजाबाई। कौन होता है? जीजाबाई। अब देखिए जो शाहजी भोसले होते हैं वो शक्तिशाली होते हैं, सूबेदार होते हैं, और साथ में ये बहुत ताकतवर और मजबूत होते हैं। और इनकी जो माता जी होती है जीजाबाई, वो इनको संस्कार प्रदान करती है। और इनके शिक्षक कौन होते हैं? दादोजी कोंडदेव। इनके शिक्षक कौन होते हैं? दादोजी कोंडदेव। तो कभी कभी शिवाजी से संबंधित, छत्रपति शिवाजी से संबंधित प्रश्न आपसे क्या पूछ लेता है कि उनके पिताजी कौन थे? तो शाहजी भोसले। उनकी माताजी कौन थी? जो जीजाबाई। और उनके शिक्षक कौन थे? दादोजी कोंडदेव। अक्सर देखिए पेपर में क्या पूछता है आपसे? पेपर में आपसे पूछता है उनके शिक्षक के बारे में। अभी आप यूपी ट्रिपल एससी पेट का 2022 का अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मराठा से जो क्वेश्चन आया उसमें उनके शिक्षक के बारे में नाम पूछ लिया था। तो ये आप नोट डाउन करके चल लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है एकदम, जो हर एग्जाम में पूछता ही पूछता है। अब अगर हम बात करेंगे कि इन्होंने पहली जीत यानी कि 16 वर्ष की आयु में तोरण दुर्ग को जीतकर स्वराज की नींव रखी थी। यानी इन्होंने तोरण दुर्ग को जीता। इसके बाद राजगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। क्या हुआ? राजगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद देखिए इन्होंने अफजल खान का अंत कर दिया 1659 में। 1659 में इन्होंने अफजल खान का अंत कर दिया और अपनी बुद्धि और नख से मार दिया। उसके बाद प्रतापगढ़ की जीत ने मराठों का खौफ फैला दिया। यानी कि जैसे ही शिवाजी के माध्यम से प्रतापगढ़ को जीता गया, पूरे भारत में इनका खौफ फैलने लगा। अब अगर हम बात करेंगे शाइस्ता खां की हार, देखिए लाल महल पुणे में शिवाजी ने मुगल गवर्नर पर रात में छापा मारा और उसके बाद शाइस्ता खां की उंगली काट दी और वह जान बचाकर भागा। तो शाइस्ता खान को इन्होंने मारा नहीं, बल्कि डर फैलाने के लिए उसको जिंदा छोड़ दिया, उंगली काट कर जिंदा छोड़ दिया, कि जिससे मुगलों में उनका डर फैल जाए। तो ये थे छत्रपति शिवाजी। ना सिर्फ व्यक्ति की हत्या करते थे, उनको मारते थे, बल्कि अपना डर उनके पूरे वंश में फैला देते थे। अब अगर हम बात करेंगे सूरत की नींव, देखिए मुगलों को सबसे बड़ी मुगलों की जो सबसे अमीर जो शहर था सूरत था, उसमें धावा बोलकर शिवाजी ने स्वराज के लिए अपार संपत्ति लूट की। यानी कि मुगलों को कंगाल करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। और इनकी जो मुगलों की जो सूरत थी, जो सबसे अमीर शहर था, उसको शिवाजी के द्वारा, इनके सहायकों के द्वारा पूरी तरीके से लूट लिया गया। उसके बाद जो है पुरंदर की संधि, देखिए क्या होता है, जयसिंह जो होता है ना, जयसिंह जो होता है छत्रपति शिवाजी को किले में चारों तरफ से घेराबंदी कर लेता है। क्या होता है? घेराबंदी कर लेता है। और लगभग जो है 3 महीने तक ये घेराबंदी चलता है। कब तक चलता है? 3 महीने तक। और अंत में दबाव में आकर जो छत्रपति शिवाजी है दबाव में आकर समझौता करते हैं, और समझौता का नाम होता है पुरंदर की संधि। और वो होता कब है? 1665 में। और इसके तहत जो मुगलों के किला छत्रपति शिवाजी लूटे थे या जिसपे कब्जा कर लिए थे, उन 23 किलो को मुगलों को वापस करना पड़ा था छत्रपति शिवाजी को। अब अगर हम बात करेंगे कि आगरा से चमत्कारिक प्लान, देखिए औरंगजेब जो क्या होता है ना, औरंगजेब जो है
छत्रपति शिवाजी को बंदी बना लेता, छत्रपति शिवाजी को बंदी बना लेता। लेकिन छत्रपति शिवाजी इतने चालाक, होशियार और समझदार व्यक्ति थे कि वो अपना रूप और भेष बदलने में काफी निपुण थे। इन्होंने अपना रूप बदलकर, भेष बदलकर मिठाई की टोकरी में छुप कर आगरा से भाग गए। क्या हुआ? आगरा से भाग गए। और यह मुगलों की सबसे बड़ी हार थी, क्योंकि छत्रपति शिवाजी का जिंदा बचकर निकल जाना मुगलों के लिए एक मौत को दावत देना था, और यह एक तरीके से सबसे बड़ी हार थी। अब अगर हम बात करेंगे राज्याभिषेक के बारे में, तो रायगढ़ में गागा भट्ट द्वारा, देखिए प्रश्न कभी पूछ लेता है आपसे कि छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक किसने किया था, तो छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक किसने किया था? गागा भट्ट ने किया था। किसने किया था? गागा भट्ट ने किया था। और वहीं से यह शिवाजी छत्रपति शिवाजी बनती है। अब अगर हम बात करेंगे विरासत, यानी कि 3 अप्रैल 1680 को हमारे छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? छत्रपति शिवाजी की मृत्यु होती है। और उनकी मृत्यु के होने के बाद जो उनकी अजेय सेना थी, उनके पीछे शक्तिशाली प्रशासन था, उनको विरासत की जरूरत, उनको जो उत्तराधिकार की जरूरत थी, तो उन उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे। शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे, तो पहला उनके बड़े बेटे, यानी कि शिवाजी के जो बड़े बेटे होते हैं संभाजी महाराज, जो 1680 से 1689 तक लगभग 9 सालों तक जो है, जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं, वो क्या होते हैं? वो मुगलों से लड़ते हैं, और 9 वर्ष मुगलों से लड़ते हुए संगमेश्वर में पकड़े जाते हैं और इनकी वीर गति प्राप्त हो जाती है। यानी कि जैसे एक तरीके से मराठा साम्राज्य ही कमजोर पड़ गया इनके मृत्यु के बाद। उसके बाद, इनके मृत्यु के बाद राजा राम महाराज उन्होंने मुगलों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा और राजधानी जिंजी लेकर गए, और मराठा शक्ति को बिखरने नहीं दिया। यानी कि जैसे ही ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हुई थी, उसके बाद जब इनका समय आया, तो इन्होंने उस जो हुई क्षति थी, हानि थी, उसको बिखरने नहीं दिया। उन्होंने अपने मराठा साम्राज्य को मजबूत किया। उसके बाद देखेंगे महारानी ताराबाई अपने छोटे पुत्र शिवाजी द्वितीय, यानी ताराबाई कौन है? ताराबाई जो है छत्रपति शिवाजी के बड़े बेटे राजा राम का, छत्रपति शिवाजी के बड़े बेटे संभाजी महाराज के पत्नी थी। और इन्होंने अपने छोटे बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम पर मुगलों को धूल चटाई। और उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के समय वही मराठा की शासक थी। अब हम बात करेंगे जब औरंगजेब की देखिए औरंगजेब ने ना इनको साहूजी महाराज को बंदी बना लिया था। साहूजी महाराज को बंदी बनाने के बाद जब सम्राट फरुखसियर मुगल सल्तनत में बैठता है, मुगल गद्दी में बैठता है, तो फरुखसियर इनको आजाद कर देता है। किसको? साहूजी महाराज को आजाद कर देता है। और जब साहूजी महाराज आजाद होकर आते हैं, तो वही ताराबाई से अपनी सत्ता लेकर अपना अलग मराठा साम्राज्य की नींव रखते हैं, और वो पेशवा पद का सृजन करते हैं। और पेशवा पद मराठा साम्राज्य में सर्वोच्च पद माना गया। क्या है? मराठा साम्राज्य में सर्वोच्च पद माना गया। अब हम बात करेंगे पेशवाओं का स्वर्णिम। देखिए पहले जो है पेशवा बने, कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि मराठा साम्राज्य में पहला पेशवा कौन है, तो पहला पेशवा बना बालाजी विश्वनाथ। कौन बना? बालाजी विश्वनाथ। 1713 से 1720 तक इनको मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है, क्योंकि जो मराठा साम्राज्य होलकर, सिंधिया, ठीक है, होलकर, सिंधिया अन्य लोगों में विभाजित था, अन्य वर्गों में विभाजित था, सबको एक करने का प्रयास किसने किया? ये किया बालाजी विश्वनाथ ने किया। और इन्होंने दिल्ली में सैयद भाइयों की सहायता से मुगलों से मराठों के द्वारा कर वसूलने का कानूनी अधिकार प्राप्त किया। तो एक बहुत बड़ी ये जीत थी मराठों का, मुगलों से बहुत बड़ी जीत थी। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हिंदू पदशाही का नारा दिया। उसके बाद देखेंगे इन्होंने जो है छत्रसाल के राजा के सहायता किया था, और इनको एक नृत्यकी मिली थी। क्या मिला था? एक नृत्यकी मिली थी, और उस नृत्यकी का नाम आप कमेंट में बताएंगे। तो वो एक नृत्यकी मिली थी,
और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने जो है हिंदू पथशाही का नारा ही नहीं दिया, बल्कि इनका सपना था कि पूरे पूरे भारत में, अखंड भारत में सिर्फ एक झंडा लहरना चाहिए, वो झंडा होना चाहिए सिर्फ भगवा। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नाना साहब 1740 से 1761 तक। ठीक है। अब देखेंगे इन्होंने मराठा साम्राज्य को अपने चरम चमत्कार पर पहुंचा दिया, यानी कि मराठा साम्राज्य जो है एकदम स्वर्ण युग में चला गया, काफी मजबूत हो गया। और इन्होंने पूरे अटक से कटक तक भगवा लहराया। अटक से कटक मतलब क्या है? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक भगवा लहराने का इन्होंने प्रयास किया। उसके बाद क्या है कि पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत का युद्ध 1761 में होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो है मराठों से जीत जाता है, मराठों से जीत जाता है। और जब मराठों से जीतता है तो सॉरी, पानीपत का तीसरा युद्ध किससे होता है? मुगलों में होता है। और किसमें होता है? इसमें अफगान अहमद शाह अब्दाली में होता है। और इसमें मराठा भी चलते हैं, त्रिपक्षीय युद्ध होता है। इस त्रिपक्षीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जो है युद्ध जीत जाता है, लेकिन वह भारत में शासन नहीं करना चाहता है, भारत में शासन नहीं करना चाहता है। और मराठा वैसे ही कमजोर पड़ गए थे, और मुगल जो है वैसे ही काफी हार गए थे। तो भारत के शासन पे अपना कोई मजबूत अधिकार रखने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। और यही पानीपत का तीसरा युद्ध था जो अंग्रेजों को राजनीतिक रूप से मजबूत करने का न्योता दिया। और यहीं से अंग्रेज जो है भारत में अपनी शासन सत्ता के लिए पैर पसारना प्रारंभ किया। अब अगर हम बात करेंगे जो माधवराव थे 1761 से 1772 तक, इन्होंने जो है पानीपत के हार के बाद इन्होंने पेशवाओं को पुनः एक किया। और इन्हें महानतम पेशवाओं में इनको गिना जाता है, यानी कि इन्होंने जो है पेशवाओं की जो हानि हुई थी, मराठा साम्राज्य की जो हानि हुई थी, उसको यह भरपाई करने में इनका पूरा योगदान था। माधवराव की मृत्यु के बाद जो है नारायण राव को बनाया जाता है। नारायण राव क्या होते हैं? माधवराव के पुत्र होते हैं। माधवराव के जो छोटे भाई होते हैं नारायण राव होते हैं। और तो इनकी हत्या जो है कर दिया जाता है, इनके चाचा के द्वारा इनकी हत्या कर दिया जाता है। फिर माधवराव के पुत्र को माधव नारायण राव जो है इनको जो है पेशवा बनाया जाता है। और ये अल्प आयु के होते हैं, और इनकी सुरक्षा के लिए बार भाई परिषद का गठन किया जाता है। बार भाई परिषद का काम होता है इन पेशवा की रक्षा करना और सलाह कर देना। उसके बाद जो अंतिम पेशवा होते हैं वो होते हैं बाजीराव द्वितीय, जो अंतिम पेशवा होते हैं, जिनको जो है अंग्रेजों को द्वारा अपमानित कर सिर्फ पेंशन भोगी बनाकर कानपुर के बिठूर में भेज दिया जाता है। क्या होता है? कानपुर के बिठूर में भेज दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे कुछ मराठा साम्राज्य के प्रशासनिक चीजों के बारे में समझेंगे। जैसे कि पेशवा क्या होता था? प्रधानमंत्री होता था। अष्टप्रधान के बारे में कहेंगे, यानी कि प्रशासन के जो 8 अंग है उनके बारे में बताया गया है। अमात्य कौन होता है? वित्त मंत्री होता था। सेनापति क्या होता था? जो रक्षा करता था। और सुमंत किसे कहते थे? विदेश मंत्री को सुमंत कहते थे। अब अगर बात करेंगे सैन्य व्यवस्था में हम बात करेंगे कि ये छापामारी पद्धति से जो है लड़ाई लड़ते थे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नौसेना में कान्होजी अंग्रेज के नेतृत्व में समुद्र पर नियंत्रण किए थे। और अगर हम बात करेंगे आर्थिक व्यवस्था के बारे में, क्या करेंगे? आर्थिक व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मराठा साम्राज्य में कर वसूलने की दो प्रथा थी। एक था चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी। देखिए सरदेशमुखी क्या होता है? उपज का 10% जाता था, किसको जाता था? सीधे छत्रपति शिवाजी या राजा के पास जाता था। क्या जाता था? सरदेशमुखी। लेकिन अब देखेंगे यहीं पे चौथ क्या होता था? पड़ोसी राज्यों या क्षेत्रों को सुरक्षा के बदले दिया जाता था चौथ, यानी कि मराठा उस क्षेत्र में जाकर लूट मार न करे, उस राज्य से लड़ाई न करे, इसके बदले में वह राज्य जो इनको चौथ देता था। और चौथ कितना होता था? 25% होता था। और इसको 1/5 हिस्सा राजा के पास जाता था, और 4/5 हिस्सा सेना और जो वर्ग लड़के लाता था चौथ उसको दिया जाता था। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे महत्वपूर्ण शब्दावली, स्वराज का मतलब क्या होता है? मराठों का अपना क्षेत्र। पाटिल या पटेल का होता है जो गांव का मुखिया होता है। और मुगलई मतलब होता है मुगलों का क्षेत्र। अब देखिए जो आप जाति देखते हैं ना, पटेल का काम क्या होता है कि गांव का जो रख रखाव, गांव के दस्तावेजों का रख रखाव, गांव के जमीनों का रख रखाव, आर्थिक राजस्व की वसूली कौन करता था?
जो है पाटिल करता था, जो बाद में पटेल नाम से एक जाति बनकर उभरी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सब मराठा साम्राज्य के पतन का कारण क्या है, आंतरिक फूट और गद्दारी, यानी बहुत से पेशवा जो है गद्दारी किए। उसके बाद अंग्रेजों की आधुनिक तकनीकी और कूटनीति, और साथ में प्रशासनिक और वित्तीय असंतुलन। तो यह था साम्राज्य के पतन का कारण। उसके बाद जो है अंग्रेज मराठा संघर्ष हुआ, 3 बड़े युद्ध के बाद मराठा सत्ता समाप्त हुई, और 1818 में पेशवा द्वितीय की हार के बाद इनको कानपुर के बिठूर में पेंशन भोगी बनाकर भेज दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जो मराठा जो साम्राज्य थे वो हिंदू पदशाही का नारा देते थे, और इन्होंने भारत में अंग्रेजों और विदेशियों मुगलों से रक्षा करने का बहुत प्रयास किया। छत्रपति शिवाजी का अखंड भारत में एक बहुत बड़ा योगदान है बनाने का। तो यह वीडियो ना सिर्फ यूपी पेट के लिए बल्कि मराठा साम्राज्य की योगदान को याद करने के लिए बनाया गया है। तो एक बार बोलिए जय भवानी, जय छत्रपति शिवाजी। और इसके साथ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।